सभी का संकल्प वॉरियर में स्वागत है। आज से हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले विषय सूची के बारे में बात कर लें तो विषय सूची में हमें प्राग ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भागवत धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म और हमें यहूदी धर्म, साथ में मगध राज्य का उदय, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य और ये जितने भी पार्ट हैं ये सारे हमको एनिसेंट हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने होते हैं। इसके बाद हम लोग पहले हमारा सिलेबस क्या है ये पहले हम जान लेते हैं पूरी तरह से। हमको चालू करेंगे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल से, सिंधु घाटी सभ्यता होते हुए वैदिक सभ्यता, महाजनपद के उदयों के काल की तरफ बढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे धर्म, भारत में जितने भी धर्म के उदय हैं उन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे भारत से बाहर में जैसे इस्लाम उदय हुआ, पारसी उदय हुआ, यहूदियों के बारे में उदय हुआ, तो इन सबको हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक, इसमें आगे हम फिर पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उदय है जो, तो ये जितने भी सिलेबस है हम इनको कवर करेंगे पूरे लेक्चर में। ठीक, हम इसको कोशिश करेंगे कि 20 से 25 क्लास में इसको हम टोटल कवर कर लें। मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं इसको 20 से 25 क्लास में पूरा प्रॉपर कवर कर लूँ। हाँ, अब दूसरी बात, ये जो सिलेबस है ये प्रॉपर बिहार एसआई मतलब बीपीएससी से बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस प्लस में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट वनडे एग्जामिनेशन है सारे के लिए ये कवर कर देगा। जो सिलेबस है इतना में वो सारा सिलेबस कवर है। ठीक, तब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इतिहास पढ़ने के बाद हम इसके बाद सिलेबस पहले जान लेते हैं कि क्या क्या है। इसके बाद हम पहली बार टॉपिक में एंट्री करेंगे तो हम सबसे पहली बार जानेंगे बीसी और एडी क्या होता है। बीसी और एडी क्या है, क्योंकि हम इतिहास पढ़ने से पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ईस्वी क्या है और ईसा पूर्व क्या है। जो बीसी है ये ईसा मसीह के जन्म से पहले का है, मतलब ईसा मसीह को इंग्लिश में क्राइस्ट बोलते हैं, ईसा मसीह को इंग्लिश में क्राइस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इनके जन्म से जो पहले है उसके लिए हम बीसी लिखते हैं और उनके जन्म के बाद हम उनको एडी लिखते हैं। ठीक, अब कुछ विद्वानों में अपने मत है कुछ विद्वानों का, और उनमें कुछ मत में कुछ अपना अपना अलग अलग उन लोगों का मत है। उनमें कुछ का कहना है कि ईसा मसीह का जन्म पहली एडी में हुआ था। ठीक, और इनमें कुछ का कहना है कि ईसा मसीह का जन्म 4 एडी से लेके 6 एडी के बीच में हुआ है। ठीक, मतलब कुछ विद्वानों का कहना ये है। तो हम इस सब चीज़ों में नहीं फंसेंगे, हम सिंपल सी इस बात पे आते हैं कि बीसी ईसा मसीह के जन्म के पहले का है और एडी ईसा मसीह के जन्म के बाद का है। अब बीसी और एडी के बीच में एक चीज़ की एक बात रह जाती है कि क्या 0 वर्ष होता है या नहीं, क्योंकि एक वर्ष 1 एडी होता है और 1 बीसी भी होता है। तो क्या 0 एडी या 0 बीसी होता है कि नहीं? तो नहीं, 0 नहीं रखा गया है कहीं भी। ठीक, अभी वर्तमान में आधुनिक इतिहासकारों ने क्या किया, बीसी और एडी का नामकरण मतलब नाम को बदल दिया और इनको भी वर्तमान में बीसीई और सीई लिखना चालू कर दिया। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा, मतलब जो आधुनिक इतिहासकार हैं उनका कहना है कि जिस हम ईरा में जी रहे हैं ये कॉमन ईरा है। ठीक, और ये कॉमन ईरा का निर्धारण कहाँ से होता है कि कॉमन ईरा के काल क्या है, ये उसी से निर्धारित होता है कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था। ईसा मसीह के बाद के जन्म के बाद को ही हम आज भी एडी ही मानते हैं, लेकिन इसका नामकरण चेंज करके हम लोग क्या कर दिए, सीई। ठीक, और उसके पहले वाले को नाम कर दिए बीसीई, बिफोर कॉमन ईरा, और सीई कॉमन ईरा। ये रहा हमारा एडी और बीसी। ठीक, हम इसके बाद अब जानेंगे कि वर्गीकरण इतिहास के, इतिहास का वर्गीकरण 2 आधार पे होता है, हुआ है। एक तो हुआ है जो अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो आधुनिक वर्गीकरण है, और जो पहले सबसे एक हुआ था, मतलब इससे पहले जो था वो JS मिल एक किया था, जो किए थे धार्मिक आधार पे, धार्मिक या औपनिवेशिक आधार पे। ठीक है, जो धार्मिक आधार है उसमें उन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा। उन तीनों इतिहास को कहते हैं, एक को मुस्लिम काल उन्होंने बोला, एक को सॉरी मैंने कुछ गलती किया, जो उन्होंने पहले बोला, पहले हिंदू काल बोला, मुस्लिम काल बोला
और एक को ब्रिटिश काल बोला। हिंदू काल उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि इस समय सिर्फ हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था, और ये कब तक का शासन है? 1192 तक का ये शासन है, 1192 तक का, ठीक है। और इसके बाद शासन आता है 1192 कह सकते हैं या 1206 कह सकते हैं, कब तक? जब तक दिल्ली पे गुलाम वंश का स्थापना नहीं होता है तब तक का बात। फिर इन्होंने कहा क्या? मुस्लिम काल, मतलब मुस्लिम शासकों का वंश। ये कब है? दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके और कब तक? 1757 तक के काल को, 1757 तक के काल को, ठीक है। इन्होंने कहा 1757 तक के काल को, ठीक। और इन्होंने फिर ब्रिटिश काल में इसको विभाजन किया। जेएस मिल ने किसमें किया है? ब्रिटिश काल में। जब इन्होंने ब्रिटिश काल में किया तो क्या बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था वही है ब्रिटिश काल, मतलब ब्रिटिशों का राज, मतलब 1757 से लेके कब तक? 1949 तक। ये जेएस मिल का वर्गीकरण का आधार था। मतलब इन्होंने क्या किया? धार्मिक और औपनिवेशिक आधार पर वर्गीकरण किया, ठीक है। जो अभी जबकि जो वर्तमान ट्रेडिशन है उसमें क्या चल रहा है? आधुनिक वर्गीकरण, भारतीय इतिहास का आधुनिकरण। हम लोग यही पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास का आधुनिक वर्गीकरण पढ़ते हैं, जिसमें एक आता है प्राचीन काल, एक आता है प्राचीन काल, फिर आता है मध्यकाल, फिर आता है आधुनिक काल, ठीक। यही है एंशिएंट इंडिया, मिडिएवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। जब प्राचीन काल का जो काल होता है वो हम लोग मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से लेके 700 एडी तक, एडी बोल ले या इसको सीई बोल ले, ठीक। अच्छा, जो मध्यकाल है वो 700, इसको बोलते हैं हम इसलिए कि यहाँ अरब इन्वेंशन हुआ था। सात मध्यकाल में पहली बार अरब इन्वेंशन हुआ था। तब यहाँ से चलता है क्या कि यहाँ देखा जाता है कि ये काल है जहाँ यहाँ बाहर से भी अटैक हो रहा है, भारत में भी अपनी सत्ता का स्थापना करके, जबकि यहाँ देखी जाती थी प्राचीन काल में कि मैक्सिमम जगह सत्ता केंद्रीकृत होती थी, जबकि यहाँ क्या हुई कि सत्ता अलग अलग रूप में होने लगी। कभी राजपूतों का शासन, सल्तनत काल का शासन, मुगल का शासन, क्षेत्रीय शासन, इसके रूप में देखा गया मध्यकाल को। जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो 1757 से लेके और आज तक का जो ड्यूरेशन है, जो आज तक प्रेजेंट टाइम, कब? 2025 तक, ये जो समय है इसी को हम लोग बोलते हैं आधुनिक काल। इसको बोलते हैं क्या? आधुनिक काल या मॉडर्न, इसको बोलते हैं मॉडर्न एरा, ठीक है। ये रहा आज के आधुनिक वर्गीकरण। भारतीय इतिहास का आधुनिक वर्गीकरण का दो क्रम है। एक है पुराना, वही मतलब वही पुराना धार्मिक और औपनिवेशिक आधार पे, जिसको कौन किया था? जेएस मिल ने, जिसको किया था जेएस मिल ने। वो क्या बता? धर्म के आधार पे बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल के आधार पर बांटा। जबकि वहीं पे जब मॉडर्न जब हिस्ट्रियन आते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि इतिहास को धर्म के आधार पर न बांट के उसको काल के आधार पर बांटना चाहिए, या जैसे जैसे चेंजिंग आ रहा है उसके आधार पर बांटना चाहिए। तब इन्होंने बांटा प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें एक नई टॉपिक देखने, अब इसके बाद हम आगे चलेंगे तो हिस्ट्री में एक हमको मिलता है द टाइम स्केल। यह है टाइम स्केल। अब हमको जानना होगा कि टाइम स्केल क्या है। होता है टाइम स्केल। टाइम स्केल मतलब किसी भी समय का, जैसे हम आज हम लोग का 2025 चल रहा है, तो जिस 2025 से पहले भी तो साल थे, 2000 होंगे, इनसे पहले होंगे, तो ये एक टाइम होते हैं, एक ये टाइम होते हैं। इनको निर्धारण करने के लिए एक टाइम स्केल बनाया गया, ठीक है। जो टाइम स्केल बनाया गया उसमें टाइम स्केल में था क्या चीज होता है, क्या? एक इजोइक और एक फेनरोजोइक, एक इजोइक या एक फेनरोजोइक। इसी को कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, इसी को कहते हैं एक, यही है फेनरोजोइक जिसमें जीवन की उत्पत्ति होता है। यह है प्री, इजोइक को ही बोल सकते हैं हम लोग प्री कैम्ब्रियन। अब पहले हम बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन टाइम स्केल है क्या। देखिए, जैसे बात करना चाहते हैं इस मैटर, इस पर बात करना चाहेंगे, ठीक है। इस पे जो हो सकता है क्या, हाँ, देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं टाइम स्केल का, तो ये क्या है? इयोन है, ये इरा है, ये पीरियड है। जो हम बात कर रहे थे प्री कैम्ब्रियन का, वो ये काल है, वो ये काल है। मतलब कहने का मतलब है जब पृथ्वी जब शुरू में बनती है तब से लेके और यहाँ तक के क्षेत्र को हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। ये है प्री कैम्ब्रियन, ये है प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं किधर? प्री कैम्ब्रियन के बाद हम पढ़ रहे थे क्या? फेनरोजोइक। अभी हम लोग कहाँ चल रहे थे? फेनरोजोइक। ये वो काल है जहाँ की, इसको हम तीन काल में पहले बांटते हैं, जहाँ की एक है पेलियोजोइक, एक है मेसोजोइक, एक है सीनोजोइक, ठीक है।
जो पेलियोजोइक है ये वो काल है कि यहीं से पहली बार जीवन का उत्पत्ति का विस्फोटक, मतलब विस्फोट मतलब क्या, यहाँ से बढ़ना शुरू होता है, यहीं से जीवन का स्टार्ट माना जाता है। कहाँ से? पेलियोजोइक से। फिर हम लोग मेसोजोइक में आते हैं और फिर आते हैं सेनोजोइक में। जो आज वर्तमान मानव है वो सेनोजोइक में जी रहे हैं, जो अभी हम वर्तमान में जी रहे हैं वो ये है सेनोजोइक। अब हम इसके बारे में बात करें कि ये है क्या, इन तीनों में हुआ क्या, थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर जिक्र कर लेते हैं। ठीक, थोड़ी सी जिक्र करते हैं तो हम देखते हैं, एक मिनट आते हैं इधर, इस टॉपिक पे आते हैं। हाँ, ये वही है, ठीक है। देखिए जैसे इसमें आता है क्या, प्री कैम्ब्रियन। अगर प्री कैम्ब्रियन की हम बात करते हैं तो ये है प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। ये प्री कैम्ब्रियन का जो काल है, ये पृथ्वी जहाँ से निर्माण होती है, यहाँ से लेके, ठीक है, और कहाँ तक का ये काल है, यहाँ तक का, ये है प्री कैम्ब्रियन। यहाँ तक जो काल है ये है प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। और जो अभी जो हम जो पढ़ते हैं, अभी फेनोजोइक के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, तो फेनोजोइक है इसके बाद, फेनोजोइक है उसके बाद, जिसमें आता है पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम जिक्र कर लेते हैं, पेलियोजोइक, सोनोजोइक और मेसोजोइक। देखिए जो पेलियोजोइक है, देखिए इसमें ही आपको दिखेगा रेप्टाइल वर्ग, डायनोसोरस, आपको सारे वर्ग जो दिखेंगे वो पेलियोजोइक में दिखेंगे, डायनोसोरस आपको दिखेंगे मेसोजोइक में। जबकि आपको पेलियोजोइक में देखिएगा तो यहाँ आपको दिखेंगे क्या चीज़, मछली देखिएगी आपको समुद्री जीव देखेंगे, मछली दिखेंगे, समुद्री जीव हो गए, फिश हो जाएंगे, और प्लस में यहाँ फिश हो गई, ठीक है। यहाँ पर मेजर एनिमल्स हो गए, यहाँ पर आपको एम्फीबियन मतलब आपको जीव मिलेंगे, और यहीं पर आपको रेप्टाइल जीव में, किसमें, पेलियोजोइक में। जबकि यही हम जब मेसोजोइक में जाते हैं तो हमको देखते हैं क्या कि यहीं पर जो हम लोग जुरासिक वर्ल्ड की बात करते हैं, जुरासिक, यही वो काल है जुरासिक। यहीं पर पहली पक्षी मिलती है, यहीं पर डायनोसोरस है, और फर्स्ट मेलेमल मतलब जो फर्स्ट डायनोसोरस था वो बना था ट्रेसियरी में, ट्रेसिक युग में, ठीक है। तो ट्रेसिक युग में, ठीक। और मेसोजोइक में पहली बार डायनोसोरस का यहीं पर पूर्णतः विकास होता है इस क्षेत्र में, कब में, मेसोजोइक में, ठीक है। और ये जो क्रिटेशियस युग है, यहीं पर युग होता है किसका, डायनोसोर का, यहाँ पर अंत होता है किसका, डायनोसोर, ठीक। अब जो हम वर्तमान में है सेनोजोइक, यही जो वर्तमान मानव हो वो इसी में जी रहा है, सेनोजोइक में, ठीक। तो ये था हमारा क्या, टाइम स्केल, इसी को बोलते हैं टाइम स्केल। मैं पहली बार हूँ अभी इस पे, मतलब मैंने इससे पहले अभी तक ऑनलाइन बोर्ड यूज कभी किया नहीं, ठीक। तो मैं इसके बारे में बता दिया आपको कि ये क्या है, ये मतलब आपका टाइम स्केल क्या है। इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। एक बार इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ठीक। फिर एक बार इसको आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, आप इसको देख सकते हैं, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पे हम जो टाइम स्केल, हिस्ट्री में हमको दो तरह का टाइम स्केल पढ़ना है, एक एजोइक और एक है पेंड्रोजोइक। तो हम तो इतिहास पढ़ नहीं रहे हैं कि हमें प्री कैम्ब्रियन के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन ऐसा काल है कि यहाँ पर लाइफ है ही नहीं। आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, आपको पृथ्वी का निर्माण का क्रम है, ये पृथ्वी का निर्माण का क्रम है। तो इसलिए हमको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस हमको पढ़ना होता है लाइफ के बारे में, मतलब कैसे हमारे इतिहास कैसे, इसके बारे में हमको लाइफ के बारे में पढ़ना है। तो फेनोजोइक में हमको पहली बार लाइफ की प्राप्ति होती है। अब फेनोजोइक का 3 पार्ट होते हैं, मैंने अभी बोला भी, एक में होते हैं पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक, ठीक। अब जो सेनोजोइक है, जो भी वर्तमान में जो सेनोजोइक जिसमें मानव है, इसको भी हम 2 भाग में बांट देते हैं, एक टर्शियरी, एक क्वाटिनरी। अब बात करते हैं टर्शियरी और क्वाटिनरी के बारे में, टर्शियरी और क्वाटिनरी। हाँ, अब टर्शियरी और क्वाटिनरी के बारे में बात करते हैं। यही जो क्वाटिनरी है, जो हम स्टोन एज पढ़ते हैं ना, पाषाण काल, जो हम पाषाण काल पढ़ते हैं, वो यही है, क्या है, स्टोन एज।
अब स्टेनोज को हम 3 भागों में बांट देते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। तो अगर हम बात करते हैं पहले सेनोजोइक, ठीक है, पूरा को 3 भागों में बांटे, जो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ठीक। अभी हम जान गए थे पेलियोजोइक किसे कहते हैं, मेसोजोइक कहते हैं और सेनोजोइक किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं पेलियोजोइक के पूरे डिटेल्स में, ठीक। जो पेलियोजोइक ईरा है, इसमें पहली बार प्राचीन जीव का युग हुआ है, मतलब यही पहली बार जीवों का निर्माण, मतलब जीव पहली बार यहीं पर पृथ्वी पर आए थे। इससे पहले पेलियोजोइक ईरा से पहले प्री कैम्ब्रियन में यूनिसेलुलर जीव आ चुके थे, जिनको बोलते हैं एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय। और कुछ प्री कैम्ब्रियन की लास्ट फेज में हमें बहुकोशिकीय जीव भी देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में, नगण्य, ठीक। ये वो युग होता है जहाँ की हमें प्री कैम्ब्रियन के लास्ट फेज से हम ये पेलियोजोइक फेज की तरफ इंटर करते हैं, ठीक है। ये जब हम इसमें इंटर करते हैं पेलियोजोइक ईरा में, तो हमें सबसे इसमें क्या क्या प्राप्ति होती है, समुद्री जीव, मछलियाँ और उभयचर। क्या है, उभयचर। इन चीज़ों की प्राप्ति होती है किस चीज़ में, पेलियोजोइक ईरा में पहली बार देखने को मिलता है, ठीक है। और जो प्रारंभिक प्लांट था, जो सबसे पहला प्लांट था, वो भी इसी युग में हम लोग को देखने को मिला है, किसमें, पेलियोजोइक युग में। अब मेसोजोइक, जब हम पेलियोजोइक का अंत होता है तो हम मेसोजोइक युग में एंट्री करते हैं, ठीक है। जब मेसोजोइक युग में हम आते हैं तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि ये युग डायनासोरस का युग है। ये किसका युग है, डायनासोरस का युग है, ठीक। ये ऐसा एक युग है जहाँ की डायनासोरस का जन्म इसी युग के दौरान होता है और मृत्यु भी इसी युग का दौरान होता है, मतलब वो विलुप्त भी इसी युग में दौरान होते हैं। और इसी युग में आपको रेप्टाइल, पक्षियाँ और बीज वाले पौधे, वो पौधे जिनमें बीज होते हैं, उनका भी विकास मेसोजोइक ईरा में ही हुआ था, मेसोजोइक ईरा में ही हुआ था, ठीक। अब बात करते हैं सेनोजोइक के बारे में। अब बात करते हैं हम सेनोजोइक के बारे में। जो सेनोजोइक है, इसको बोलते हैं, यही है नवीन मानव का युग। नवीन मानव का युग मतलब किसका, स्तनधारी और किसका, होमोसेपियंस का। स्तनधारी और होमोसेपियंस का, मतलब होमोसेपियंस का यहाँ विकास हो चुका है, किसमें, सेनोजोइक ईरा में। कहाँ पे, सेनोजोइक ईरा में, मतलब मानव आ चुके हैं कहाँ पे, सेनोजोइक ईरा में। और यही है आधुनिक पृथ्वी का स्वरूप। जो हमारा अभी पृथ्वी जो अभी देखने में जो दिखाई पड़ता है, वो इसी समय का बना हुआ है, किसका, आधुनिक समय का, मतलब सेनोजोइक ईरा का बना हुआ है। कब का, सेनोजोइक ईरा का बना हुआ है। हम अब आगे बात करते हैं किस चीज के बारे में, हम अब बात करेंगे आगे पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में। जो पाषाण काल है, ये स्टोन एज को हम 3 भाग में जब बांटते हैं, तो एक होता है पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल और एक होता है एक होता है यहाँ पे नव पाषाण काल, यहाँ चलाया है, ठीक। एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पूरा पाषाण काल, एक होता है नव पाषाण काल। सॉरी पाषाण काल को हम 3 भाग में बांटते हैं, तो एक होता है पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। जब हम पूरा पाषाण काल को जो बांटते हैं, यही पूरा पाषाण काल जो है वो आइस एज है। वो क्या है, यही आइस एज, मतलब पूरी पृथ्वी पर इस समय पूरी पृथ्वी पर बर्फ की चादर ढकी हुई है, बर्फ की चादर ढकी हुई है, ठीक है। अच्छा, तब हम इसके बाद बात करते हैं, जब हम पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल को जब हम बांटते हैं, तो एक आता है निम्न पूरा पाषाण काल, एक आता है मध्य पूरा पाषाण काल और एक आता है क्या चीज, उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम पूरा पाषाण काल के बारे में जानेंगे, निम्न पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पूरा पाषाण काल क्या है और उच्च पूरा पाषाण काल क्या है। तो हम सबसे पहले जानेंगे निम्न पूरा पाषाण काल क्या है। निम्न पूरा पाषाण काल यहाँ पूरा छूट चुका है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निम्न पूरा पाषाण काल है, ठीक। इसका जो टाइम है, इसमें जब एज है जो इसका निम्न पूरा पाषाण काल, वो 5 लाख से लेकर 50,000 BC तक है। ये क्या है, 5 लाख से लेकर 50,000 BC तक है। इसी को हम बोलते हैं आइस एरा, आइस एरा या आइस एज, आइस एरा या आइस एज, इसी को बोलते हैं आइस एज, ठीक है। अच्छा, जो इस समय उपकरण बनते थे, वो क्वार्टाइज्ड पत्थर का बनते थे, क्वार्टजाइट पत्थर का बनते थे, जिसमें बनते थे कौन सा पत्थर का, क्वार्टजाइट का, जो आमतौर पर इस्तेमाल करते थे। और इनकी आमतौर पर लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर होती थी, ये 1 से 8 सेंटीमीटर तक होती थी। और जो उपकरण होते थे, इन्हीं के पूर्ण रूप से बने हुए हैं, किसके, क्वार्टाइज पत्थर के। कहाँ पे, निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। अब इसमें उपकरण है, कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कि निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत कौन कौन से उपकरण पाए जाते थे।
इसमें जो उपकरण पाए जाते थे उसमें एक था हस्तकठोर, एक विदारणी और एक था चॉपर। ठीक है, एक हस्तकठोर था, एक था विदारणी और एक था चॉपर। मतलब और भी थे, मतलब इतना मुख्य थे ये 3 रूप से। ठीक है, अगर अब हम औजारों की बात करें और ये किस प्रकार के होते थे, ठीक है, और इनके धार किस प्रकार के बने होते थे, तो पहले आते हैं हस्तकुठार, जिसको बोलते हैं हेड एक्स, जिसको आज के डेट में हम लोग नॉर्मल बात करें तो कुल्हाड़ी भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? कुल्हाड़ी भी। ठीक, हाथ वाली कुल्हाड़ी बोल सकते हैं इसके। इसका क्या होता था हस्त एक्स का, इसको दोनों तरफ होते था, इसका जो धार होता था दोनों तरफ होता था। ठीक है, इसको ये दोनों तरफ का होता था और इसका जो आकार होता था वो नाशपाती का आकार का होता था, शायद ऐसा था उसका आकार, शायद क्या मतलब आकार ऐसा था इसका। ठीक, जबकि यहीं पर जब हम विदारणी को देखते हैं तो ये भी द्विधारी ही है। ठीक है, ये चौड़ी होगी, सीधी होगी और मांस काटने और चिरने में, लकड़ी चिरने में ये होती थी। ठीक है, जबकि यहीं पर जब हम हस्तकुठार की बात करते हैं तो उसका धार दोनों तरफ था और ये क्या करता था, ये कटाई के लिए काम होती थी, ये कटाई और खुदाई के लिए। ठीक है, जबकि यहीं पर जब हम चॉपर की बात करते हैं, चॉपर की, तो जो चॉपर है वो 20 इंच का, लेकिन ये एक धारी है, ये इस टाइप का है, ये इस टाइप का है। ठीक है, ये इस टाइप का, और इसमें एक और धार है, ये धार है, ये धार है जो तोड़ने और काटने में, और यही निम्न पूरा पसान काल के प्रारंभिक जो हथियार है वो यही है। वो क्या है? वो यही हथियार है। ठीक है, शायद हम आपको तीनों का हो सके तो चित्र दिखा सकते हैं। रुकिए, आपको तीनों का फिगर दिखा सकते हैं, शायद नहीं है, रुकिए आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, 1 सेकंड आपको दिखाया मैं। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं हो पा रही है, मतलब इस तरह के होते थे, एक चपटी लंबी धार वाली होती थी विदारणी, चॉपर होते थे, उनके जो फेस थे इस तरफ से होते थे, और कैसे होते थे वो एक धारी होते थे, और हस्तकुठार 2 धारी होते थे। मैं लास्ट में उसको आपका इसका फिगर दे दूंगा आपको उसमें। हाँ, अब इसमें बात करते हैं मेजर साइट्स की, किसके? निम्न पूरा पसान काल का मेजर साइट्स की बात करते थे। इसमें जो साइट्स थे, एक सोहन घाटी है, ये है वर्तमान में अभी पाकिस्तान में, एक बेलन घाटी है जो है उत्तर प्रदेश में, एक डिडवाना है जो है राजस्थान में, एक भीमबेटका है जो एमपी में है, अब पलवरम है जो तमिलनाडु के अंतर्गत है। कहाँ पे? ये तमिलनाडु में, ये है तमिलनाडु में। ये क्या है? इस समय के मेजर साइट्स। ठीक है, मेजर साइट्स का मतलब ये हुए कि इस समय मानव के यहाँ रहने की हमें प्राप्ति होती है, कि इस समय यहाँ पे मानव निवास करते थे, यहाँ पर मानव एक्टिविटी की क्रिया जरूर की है कुछ ना कुछ, इससे हमें इसकी प्राप्ति होती है मेजर साइट से। ठीक, इसमें सोन घाटी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसमें एक है पलवरम, ये अभी वर्तमान में एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है पलवरम के बारे में, और भीमबेटका क्वेश्चन लगातार पूछता है। मतलब ये जितने भी मैंने इसमें डाली है, मतलब जितना भी इसमें मेजर साइट डाले, ये सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं रेगुलर। ठीक है, तो ये थे निम्न पूरा पसान के मेजर साइट्स। अब हम बात करते हैं मध्य पूरा पसान काल के बारे में। अभी हम पूरा पसान काल में चल रहे हैं, जो हम लोग अभी चल रहे हैं पसान काल में ही चल रहे हैं। तो पसान काल में जो 3 गो था, पूरा पसान काल, मध्य पसान काल और नव पसान काल, उसमें भी था निम्न पूरा पसान काल, मध्य पूरा पसान काल, और क्या था? एक उच्च पूरा पसान काल। तो हम बात कर रहे हैं अब मध्य पूरा पसान काल, हमने निम्न कर लिया, अब करेंगे क्या? मध्य पूरा पसान काल। तो जो निम्न पूरा पसान काल था वो 50,000 BC तक था, वो 50,000 BC तक था, और जो ये मध्य पूरा पसान काल है वो 50,000 से लेकर कब तक है? 40,000 BC तक है। ठीक, अच्छा, मानव ने पहली बार अपनी संस्कृति का विकास इसी काल के दौरान में किया है। मानव पहली बार अपनी संस्कृति का विकास के दौरान क्या है? मध्य पूरा पसान काल के ही दौरान किया है। ठीक, अच्छा, अगर हम और बात करते हैं इसके अंतर्गत, तो इसमें जो उपकरण थे, जब हम निम्न पूरा पसान काल में जाते हैं तो हाँ, उपकरण जो मिलते हैं वो ऑलरेडी जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं उन्हीं का प्रयोग किया जा रहा है।
उसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। जबकि यहाँ पे मतलब वहाँ छोटे से मतलब वहाँ प्रयोग भी होते हैं तो थोड़े मोड़े हो रहे हैं, जबकि यहीं पर जब हम मध्य पुरापाषाण काल में आ रहे हैं तो यहाँ उपकरण में मतलब बदलाव किए जाते हैं। मतलब क्या होते हैं, उनको काट कर और घिस कर मनुष्य द्वारा नुकीला बनाया जाता है उसको, ठीक। किस लिए? शिकार करने के लिए, क्योंकि इसमें मनुष्य क्या कर रहा है, शिकार पर आश्रित है। क्योंकि इसमें तो कृषि हो नहीं रही है कि मनुष्य मतलब खा रहा है। इसमें मनुष्य क्या खाता है, फल, सब फल कंद, और क्या खाता कर रहा है मनुष्य, शिकार। और मनुष्य क्या कर रहा है, शिकार, ठीक। फल तो खाना भी अभी इसमें गलत होगा कि मध्य पुरापाषाण में फल तो कहीं दिखता ही नहीं है इसका इति, बट हाँ मध्य पुरापाषाण काल में हम बोल सकते हैं कि हम मांस का ही लोग सेवन करते थे, ठीक। अच्छा, यहाँ पर उपकरण बनाने के लिए जो पत्थर का उपयोग होता था उसमें पत्थर थे जैप्सर, चट और फ्लिंट। ये जो पत्थर थे ये सामान्यतः क्वार्टाइज की तुलना में बहुत ज़्यादा पतले होते थे और बहुत ज़्यादा छोटे और हल्के भी होते थे, ठीक है। ये अधिक पतले और अधिक हल्के होते थे, किसकी तुलना में, क्वार्टजाइट की तुलना में, ठीक। ये है मध्य पुरापाषाण काल के बारे में, ठीक। अब मध्य पुरापाषाण काल में जो मेजर टूल्स थे उस टूल के बारे में बात करते हैं, ठीक। इसमें मेजर टूल्स थे, एक जो छेदक, जो हम आज के डेट में जिसको हम छेनी बोल सकते हैं, जो छेदने के रूप में कार्य करता है। एक होता है स्क्रैपर, खुरचनी के रूप में कार्य करता है, और एक है ब्लेड जो धार के अनुसार होता है। इनका हम पिक्चर हुआ क्या दिखाता है, हाँ देखिए, ये है स्क्रैपर्स, इनके इधर भी धार है और इधर भी धार है। ये है बोर, इनमें छेदने की क्षमता है, इनमें छेदने की क्षमता, ये मतलब पतले होते हैं, यही है छेदने वाले। और ब्लेड के दोनों तरफ भी धार है। तो ये है स्क्रैपर्स, ये है ब्रोअर, ये है ब्लेड। ये है कब के, मध्य पुरापाषाण काल के मेजर टूल्स, प्रमुख उपकरण थे वो, ठीक है। अब इनमें हम बात करते हैं स्थल के बारे में, मतलब मध्य पाषाण काल में कौन कौन से मध्य पुरापाषाण काल में कौन कौन से स्थल थे। अच्छा, ये भीमबेटका आपको निम्न में भी देखने को मिलेगा। ये भीमबेटका आपको क्या हो गया, ये भीमबेटका आपको निम्न में भी देखने को मिलेगा, और ये आपको ये मध्य में भी मिलेगा, ये आपको मध्य में भी मिलेगा भीमबेटका, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं नर्मदा नदी घाटी का। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, नर्मदा जो नदी घाटी है ये 3 जगह फैली थी, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। जबकि हम तुंगभद्रा नदी की बात करते हैं तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। और जी इसी में आता है एक अतिरंपकम, ये है तमिलनाडु में, ये मध्य पुरापाषाण कालीन मतलब स्थल है। भीमबेटका मध्य प्रदेश, और एक बागोर आता है जो कहाँ पे है, राजस्थान में। ये थे स्थल मध्य पुरापाषाण काल के। अब हम बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल के बारे में। जो उच्च पुरापाषाण काल है इसका टाइम ड्यूरेशन है 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। कितना से, 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। जहाँ पे निम्न पुरापाषाण काल में मनुष्य क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे, वही मध्य पुरापाषाण काल में मनुष्य फ्लिंट पत्थर, ठीक है। जहाँ मनुष्य यहाँ पे किसी पत्थर का प्रयोग कर रहे, चट, फ्लिंट, जैस्पर का प्रयोग कर रहे, वहीं पर मनुष्य यहाँ पे आते आते हड्डियों से निर्मित औजार का भी प्रयोग करना शुरू कर देता है। क्या करता है, यहाँ पे हड्डियों से निर्मित औजार का भी प्रयोग करने लगता है। यहीं पर जो मानव का होमोसेपियंस का उदय होता है, यही से होमोसेपियंस का मतलब होता है सोचने समझने वाला मानव। अब उसका उदय कहाँ से होता है, यहीं से होता है। कहाँ से, उच्च पुरापाषाण काल से, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हम पहली बार देखते हैं गुफा चित्रों के बारे में। किसके बारे में, गुफा चित्रों के, मतलब यहाँ पर केव पेंटिंग की शुरुआत होती है। केव पेंटिंग पहले भी देखी जाती है, लेकिन वो केव पेंटिंग को हम देखते हैं तो उसमें ज़्यादा मतलब हमें ये समझ में आता है कि उस केव किस चीज़ की है, लेकिन यहाँ से पहली बार हमको चित्रों को अच्छे से समझने में थोड़ी सी मदद मिलती है, ठीक है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जब मनुष्य अपना चित्र बनाएगा तो इसका मतलब वो अपने कला का विकास कर रहा है, मनुष्य अपने कला का विकास कर रहा है, ठीक है। इसी समय एक चीज और होती है, इस समय होती है आग का आविष्कार। इससे पहले जो मानव थे, उच्च पुरापाषाण के मानव, वो मांस को कच्चा खाते थे। वो मांस को कैसे खाते थे, कच्चा। और यहाँ पर पहली बार होता है क्या चीज, आग का आविष्कार हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, आग का आविष्कार। और जो आग का आविष्कार होता है वो चकमक पत्थर से होता है। पत्थर का नाम क्या है, चकमक। पत्थर का नाम क्या है, चकमक। यहाँ होता है चकमक पत्थर से, ठीक।
अब हम यहाँ पे जो मुख्य औजार हैं उनमें आता है ब्लेड, ठीक है। अब देख ही लेते हैं हम, इनका फिगर ही देख लेते हैं हम। देखिए ये है ब्लेड, ये है ब्लेड, ये है नुकीला औजार, इसको कहते हैं बुरिन या नुकीला औजार या बुरिन, ठीक है। ये है पॉइंट, ये है भाला जैसे औजार, ये है भाला जैसे औजार। ये क्या होता है, यहाँ पे उच्च पूरा पसान काल के ये हथियार, ये है उच्च पूरा पसान काल के ये जितने भी हैं उपकरण है, ठीक है। इनको जनरली भाषा में बोल देते हैं हथियार। मतलब क्या चीज के लिए, पशु पक्षी किसको भी मारने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, भोजन के लिए इस चीज का प्रयोग करते थे, ठीक। अब इसका कुछ है, इसमें स्थल है, इसका उच्च पूरा पसांकल का। इसमें कुछ स्थल है जिसमें एक आता है भीमबेटका। भीमबेटका देखिएगा तीनों जगह आ गया, भीमबेटका तीनों जगह आ गया। भीमबेटका वहाँ भी है, निम्न में भी है, मध्य में भी है और उच्च में भी आ गया। क्या है, भीमबेटका। इससे पता चलता है कि मनुष्य लंबे समय तक भीमबेटका में वास किया है। फिर आती है आदमगढ़, कहाँ पे, ये भी मध्य प्रदेश में। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, कुर्नूल घाटी आंध्र प्रदेश में, जगयापेटा घाटी, जगयेपा-पेटा, ठीक, ये कहाँ पे है, ये भी है आंध्र प्रदेश में। और एक घाटी है जोगीमरा, यह है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। ये किसी का उच्च पूरा पसान काल से कालीन स्थल है। ये कैसे क्या है, उच्च पूरा पसान कालीन स्थल है। तो यहाँ पर क्या होता है, तीनों खत्म होते हैं। क्या, पूरा पसान काल के तीन भाग खत्म होते हैं। कौन कौन से, उच्च पूरा पसान काल, निम्न पूरा पसान काल, मध्य पूरा पसान काल और उच्च पूरा पसान काल। अब हम बात करते हैं मध्य पसान काल के बारे में। मध्य पसान काल के बारे में। मध्य पसान काल का जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व से लेके, और ये टाइम ड्यूरेशन है कब तक का, 8,000 या 6,000 ईसा पूर्व तक, 8,000 या 6,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अच्छा, यह काल जो है हिम युग का अंत का समय है। अब क्या हुआ, जब हम जाने कि जब हम पसान काल में थे, मतलब हम पसान काल के जब तीन भाग बांटते हैं तो उसमें जो पूरा पसान काल था वो पूरा आइसेज था। पूरा पसान काल का जो वो आइसेज था। जब हम उच्च पूरा पसान काल से मध्य पूरा पसान काल की तरफ बढ़ते हैं, मध्य पसान काल की तरफ बढ़ते हैं, तो हम देखते क्या है कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी पर जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, मतलब जलवायु में लगातार परिवर्तन हो रहा है। जब परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, हिम का धीरे धीरे पिघलना होगा। तो हिम का जब पिघलना होगा तो हिमों का धीरे धीरे पिघलने के साथ हिम कम होंगे, तो हिमों का अंत होगा। और यही काल जब हिम का युग का अंत होता है, हिम का जब पूर्ण अंत होता है, तो यही देखते हैं हम लोग कि नवपसान का आरंभिक यही काल है। नवपसान का आरंभ का काल यही है। मतलब हम बोले न्यूलिथिक फेज, नवपसान काल और मध्य पसान काल के अंत के जो फेज है वही है हिम युग के अंत का काल है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, संक्रमण कालीन। संक्रमण कालीन इसको बोलते हैं हम लोग, संक्रमण कालीन, इसको बोलते हैं संक्रमण काल का समय, ठीक। जलवायु में गर्माहट आने लगा है, परिवर्तन हो रहा है, तो जिसमें वनस्पति और जीवों में बदलाव आएगा। अब पहले जो मनुष्य ठंडे में रहते थे, अब वनस्पतियों में क्या होगा और पशुओं में परिवर्तन आएगा। अब जो वनस्पति सिर्फ जो ठंडे में उगते होंगे वो तो पहले उग ही रहे थे, लेकिन अब वो वनस्पति भी होंगे जिनके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जिसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अब मनुष्य या पशु भी अपने जीवन में बदलाव करेगा, रहने के तरीके में बदलाव करेंगे, क्योंकि अब क्या हो रही है, साथ साथ जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ठीक। हाँ, अब यहाँ एक चीज और देखेंगे हम लोग कि जो पहले मनुष्य कांचा मांस खाता था और उस मांस को उस संग्रह के रूप में नहीं करता था, वो क्या करता था, मांस को लाया था, खाया और जो था वहीं पर छोड़ दिया, मतलब एक जगह छोड़ दिया, फिर आएगा उसी को खराब यूज करेगा। तो क्या होता था, पहले मांस खराब नहीं होता। कारण क्या था, पूरी पृथ्वी ही आइस एज में थी। तो जब पूरी पृथ्वी ही आइस एज में है तो कोई मतलब गर्माहट वातावरण में है ही नहीं। तो जब वातावरण में गर्माहट है ही नहीं तो भोजन खराब होंगे नहीं, लंबे टाइम तक सुरक्षित रहेंगे। तो उस समय जो मनुष्य था वो संग्राहक नहीं था, वो संग्रह नहीं करता था भोजनों का। लेकिन जब ही जलवायु में परिवर्तन है, गर्माहट होने लगा, तो ये क्या किया, भोजन का अब संग्रह करना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब तो भोजन खराब हो जाएंगे। तो ये क्या करते थे, जहाँ पे बर्फ दिखती थी या जहाँ बर्फ की इन्होंने अगर नहीं है तो बर्फ के अंदर भोजन को रखना शुरू कर दिया। उनको एक जगह मतलब जुटाने में लग गए, संग्रह के रूप में गैदरिंग करने लगे, उसका शिकार करते थे और उनको फिर वो बजा के रखते थे, मतलब संग्रह करते थे। अच्छा,
इसी मध्यपाषाण काल में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मनुष्य क्या करता है, मछली पकड़ना चालू कर देता है, फल कंद बीज ये सबको भी खाना चालू करता है और इकट्ठा करना शुरू कर देता है। यहाँ पे क्या करता है मनुष्य, मछली भी पकड़ेगा, फल भी खाएगा, कंद भी और बीज भी। इससे मैंने पहले गलती से बोल दिया था वहाँ पे उच्च पूरा पाषाण वाले साथ कि मनुष्य फल और कंद की तरफ जाने लगता है। मतलब वो ट्रांस फेज था उसका, जैसे उसका संक्रमणकालीन फेज था, ट्रांजिशन फेज था। बट वहाँ भी एक दो जगह आपको सोर्स में मिलेगा कि है, बट हम ये नहीं कह सकते वहाँ के लोग फल खाते थे या यूज करते थे। बट हाँ, मध्यपाषाण काल के लोग जैसे जैसे मध्यपाषाण काल में समय बढ़ते जाता है तो लोग फल कंद बीज की तरफ भी और मछली पकड़ने की तरफ भी अग्रसर हो जाते हैं। अच्छा, कुछ स्थलों पर हम लोग देखे हैं क्या मध्यपाषाण काल के दौरान ही कि पशुपालन शुरू हो जाता है। कुछ जगह स्तर पर प्राप्त होता है हमें कि पशुपालन शुरू होता है और कुछ जगहों पर हमें खेती का संकेत भी मिलता है मध्यपाषाण काल के दौरान। अब यहाँ खेती के संकेत क्यों मिलते हैं? क्योंकि जब आइस एज था तो उस समय पृथ्वी पर पूरी आइस है, तो फिर मैदान तो होंगे नहीं, मिट्टी वाली मैदान तो होगी नहीं कि जिसमें हम खेती कर सकें। तो इसका मतलब मनुष्य कभी इसके बारे में उसमें सोचा ही नहीं। लेकिन जब मध्यपाषाण काल की तरफ जाता है तो हिम यहाँ पिघलता है। जब हिम यहाँ पिघलेगा तो किसान तो तब यहाँ मनुष्य क्या करेंगे? मनुष्य देखेंगे कि यहाँ मैदान का निर्माण हो रहा है और वो कहीं कहीं देखेंगे कि फल अपने से लग रहे हैं, तो फिर उनको धीरे धीरे उनको वो खेती के रूप में कई संकेत मिलते हैं। ये जो दिखाता क्या है, ये जो हम देखते हैं कि पशुपालन और खेती की तरफ जो संकेत मिलते हैं यहाँ से स्थल से कुछ, ये हमको ये दिखाते हैं कि हम मध्यपाषाण से नवपाषाण की तरफ शिफ्ट होने जा रहे हैं। मतलब ये दिखाता है कि ये संक्रमण का दौर है। इसका किसका दौर है? संक्रमण का। किसका? पशुपालन और जो खेती का संकेत मिलता है ये हमें ये दिखाता है कि हम नवपाषाण काल की तरफ जा रहे हैं। मतलब उस क्षेत्र के संक्रमण की तरफ है। मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं, एक काल से दूसरे काल में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये हमको प्राप्त होता है कहाँ से? मध्यपाषाण काल के अंतिम के समयों से प्राप्त होता है। ठीक, मध्यपाषाण काल में और देखते हैं कुछ कि यहाँ लोग कुछ अस्थायी भी रहते हैं, कुछ अस्थायी भी रहते हैं। जैसे यहाँ कुछ लोग अस्थायी जो रहते हैं, जैसे हमें बागोर से मिला है, हमें बागोर से मिलता है कि कुछ स्थलों में लोग थे अस्थायी रूप से रहते थे। महदहास में हमें मिला है कि कुछ लोग अस्थायी रूप से रहते थे, यहाँ अस्थायी रूप से यहाँ रहते थे। लेकिन ठीक है, और यहीं से हमें ये भी मिलता है कि इस क्षेत्र से कुछ लोग अस्थायी रहते थे, कुछ लोग अर्ध अस्थायी के रूप में निवास करते थे। हम ये नहीं कर सकते हैं कि पूर्णतः अस्थायी थे, वो अर्ध अस्थायी थे, मतलब कुछ समय तक रहे फिर उसके बाद वहां से निकल गए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस समय के लोग झोपड़ियां बनाना चालू कर देते रहने के लिए और शेल्टर बनाना चालू करते। किसकी चीज का? पत्थर का, सेल का। किसका? सेल का। ये लोग क्या हो गया? झोपड़ियों का बनाना शुरू कर दिए। झोपड़ी और सेल का रहने के लिए लोग बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, जहाँ की पहले मनुष्य केव में रहता था, हम देखते हैं जब कि पूरा पाषाण काल के दौरान वहाँ मनुष्य केव में रह रहा है और यहाँ मनुष्य कहाँ रह रहा है? शैलचित्र और झोपड़ियाँ, मतलब शैलचित्र बोल रहे हैं, शैलेश रॉक, इसका मतलब रॉक शेल्टर का निर्माण कर रहा है और वहाँ केव का निर्माण किया और यहाँ झोपड़ियाँ भी निर्माण कर रहा है। लेकिन ये क्या है? दोनों अस्थायी है। ये क्या है? अस्थायी है। ठीक है, अच्छा, हम एक चीज और देखते हैं कि मध्यपाषाण काल के दौरान देखते हैं कि यहाँ के जो मनुष्य के जो सोर्स प्राप्त होते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ के जो लोग थे ना, वो नदियों घाटे के किनारे बसने पे ज्यादा भरोसा करते थे। देखा जाता है कि आम इनका जो बसेरा था वो नदी घाटियों के किनारे ही रहता। मतलब ये लोग पानी के सोर्स के पास रहना पसंद मतलब रहते थे। कारण क्या था? मछलियों का पकड़ना, कृषि के भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं। ये भी हो सकता है कि इनका भी जरूरत पड़ती हो पानियों का, कृषि के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तो हो सकता है कि इसके लिए ये नदियों घाटियों के आसपास रहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं मध्यपाषाण काल के, मतलब कि इसमें हमें इति कैसे मिलते थे? क्या? औजार। ठीक, हम निम्न का बात कर चुके हैं पहले ऑलरेडी, इसका हम बात कर चुके हैं। हम बात करते हैं मध्यपाषाण काल का। इसमें औजार का आकार देखते हैं कि जो पहले जो था थोड़ा हेवी हुआ करते थे। कब? पूरा पाषाण के दौरान। अब देखते हैं कि यहाँ जो होते हैं ये एकदम हल्के हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? एकदम हल्के हो जाते हैं। ठीक है, और यहीं पर हम देखते हैं क्या कि मनुष्य पत्थर सिंह आदि के बने भी हथियार का प्रयोग करना शुरू कर देता है। यहाँ भी शुरू कर देता है। और यहाँ देखते हैं क्या कि जो तकनीक है, यहाँ जो तकनीक है मध्यपाषाण काल के दौरान, यहाँ तकनीक विकसित हो जाती है। क्या होता है? जो औजार पहले 1 से 8 सेंटीमीटर थे उनको और छोटा कर देता है और उनको ज़्यादा तीखा बना लेता है मनुष्य। मतलब यहाँ तकनीक का भी विकास हो जाता है औजार बनाने में। सामग्री में पत्थर, हड्डी, सिंग सबका प्रयोग करता है और औजारों का आकार कैसा होता है? छोटा, हल्का और तीखा कर लेता है। जो इसमें औजार होते हैं सूक्ष्म औजार होते हैं, धारदार होते हैं,
छेदक होते हैं और बरीन होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम ये हथियार कौन कौन थे। इसमें थे एक ब्लेड, दोनों तरफ जिनके किनारे होते थे, एक होते पॉइंट जिनको छेदने में काम आते थे, ये पॉइंट, और एक होते स्क्रैपर, यही दोनों, ये दोनों तरफ। ये कैसा है, नाशपाती के आकार का, इसी को बोलते हैं नाशपाती का। आइए क्या बड़े, ये है छोटे से पतले आकार का, ये है बड़े, ये है मध्यपाषाणकालीन उपकरण। ठीक, अब हम बात करते हैं मध्यपाषाणकालीन स्थल के बारे में। ठीक है, तो जब हम मध्यपाषाणकालीन स्थल के बारे में जिक्र करते हैं तो हम इसमें पहला स्थल देखते हैं आदमगढ़ के बारे में। आदमगढ़ के बारे में, ये जो आदमगढ़ है वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे हमको पहली बार हमको दिखता है कि पशुपालन का पहला प्रमाण यहीं से मिलता है। कहाँ से, आदमगढ़ से। ठीक है, और यहीं पर हमको दिखता है क्या, गुफा चित्र के बारे में दिखा है। कैसा चीज का, गुफा चित्र का। हमको क्या दिखता है यहाँ पर, गुफा चित्र भी दिखता है, और यहीं से हमको पहली बार पशुपालन का मतलब मिलता है। क्या, पशुपालन का पहला प्रमाण यहीं से मिलता है। ठीक, अब हम मिलते हैं बागोर में। एक जगह है बागोर, कैसा है ये भी है मध्य पाषाणकालीन स्थल। जब हम बागोर में जाते हैं, ये राजस्थान में, वर्तमान में कहाँ पे, राजस्थान में। वर्तमान में कहाँ पे, राजस्थान में। जब हम राजस्थान में जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ कुत्तों को पालतू बनाने का यहाँ प्रमाण मिलता है। यहाँ से किसको, कुत्ते को। और यहाँ भी जो उपकरण मिलते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर मिलते हैं। बागोर में उपकरण भी मिलते हैं बड़े मत पैमाने पर, वो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे उपकरण मिलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक है उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी। उत्तर प्रदेश में है क्या, बेलन घाटी। जब हम उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मनुष्य खेती और भोजन का संग्रहण का प्रमाण यहाँ से मिलता है। जब बेलन घाटी का जब यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि यहाँ मनुष्य कृषि करता था और यहाँ से भोजन संग्रहण मतलब भोजन को मतलब संग्रह करता था मनुष्य। ठीक है, और चावल के सबसे प्राचीनतम प्रमाण यहीं से मिले थे, बेलन घाटी से। कहाँ पे, मध्य पाषाण काल के दौरान। चावल का सबसे प्राचीनतम परिणाम हम कहाँ बोल रहे हैं, मध्य पाषाण काल में बोल रहे हैं, बेलन घाटी से। मध्य पाषाण काल में मिले हैं बेलन घाटी से। आप लोग कुछ लोग पढ़े होंगे अभी सिंधु घाटी सभ्यता में भी या नौ पाषाणकालीन स्थल में भी, लेकिन हम पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ हमको क्या मिलता है, चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। कहाँ से, बेलन घाटी से। अब हम बात करते हैं इसमें और कुछ स्थल है, जिसमें एक स्थल का नाम है भीमबेटका। भीमबेटका, जो भीमबेटका है यह है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका एक ऐसा है जो पूरा पाषाण काल के मतलब पूरा पाषाण काल के तीनों क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूरा पाषाण काल के तीनों पाए जाते हैं, न्यू में भी, मध्यपुरा में भी और उच्चपुरा पाषाण में भी। और भीमबेटका अब कहाँ पाए जा रहे हैं, मतलब मध्य पाषाण काल में पाए जा रहे हैं। इसका मतलब भीमबेटका में लोग प्राचीन समय से रह रहे हैं, जब से मतलब पाषाण काल है तभी से मनुष्य रह रहे हैं। मतलब भीमबेटका में मनुष्य, भीमबेटका पहले तो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, जब हम मध्य प्रदेश में देखते हैं तो यहाँ पे जो गुफा में चित्र बना है, यहाँ पे कुछ अद्भुत चित्र बना हुआ है। यहाँ पे कुछ चित्र अद्भुत रंग के बने हुए हैं। ठीक है, मतलब रंग के नहीं, अद्भुत प्रकार के बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, यह स्थल पूरा पाषाण काल के जो था ना, ये हमेशा पूरा मतलब ये हमेशा रहा है। भीमबेटका ये जो स्थल है पूरा पाषाण से लेकर मध्य पाषाण तक लगातार यहाँ पे लोग रहे हैं। कहाँ पे, भीमबेटका में। अब एक जगह है लंगनाथू, जो है गुजरात में। ठीक है, ये एक ऐसा जगह है लंगनाथू जहाँ की मानव कंकाल के साथ हिरण और कुत्ते के जानवर का अवशेष मिले। यहाँ जब पहली बार देखा जाता है लंगनाथू, ये भी मध्य पाषाणकालीन ही स्थल है। यहाँ देखा जाता है गुजरात में कि मानव स्थल के कंकाल के साथ यहाँ पे हिरण के कंकाल और कुत्ते के और अन्य जानवरों के भी कुछ अवशेष यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है, एक अब आता है दमदमा। यह है उत्तर प्रदेश में, दमदमा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे भी मानव की अस्थियाँ मिली है, यहाँ भी मानव की अस्थियाँ मिली है, और ये भी लगातार मध्य पाषाणिक गतिविधियों में जुड़ा रहता है। कौन, दमदमा। तो हम मध्य पाषाण कालीन स्थल के बारे में क्या पढ़े, एक आदमगढ़ के बारे में, एक बागोर के बारे में, एक बेलन घाटी के बारे में, और एक पढ़े हम लोग भीमबेटका के बारे में, एक लंगनाथू के बारे में, एक दमदमा के बारे में पढ़े। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं किसमें, नौ पाषाण काल में, अर्थात न्यूलिथिक एज में। अच्छा, इसका काल को हम लगभग 7000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। 7000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक मानते हैं।
लेकिन कुछ कुछ पुस्तक में आपको ये 7,000 से लेके 1,000 तक भी मिलेगी। पुस्तक में कुछ 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 सोर्स में आपको 7,000 से 1,000 तक को भी मिलेगी। मतलब जो जब 1,000 की बात हो जाएगी तो उसमें ब्रॉन्ज एज को भी जोड़ लिया जाएगा। किसको? ब्रॉन्ज एज को, ठीक है। तब वो हो जाएगा 7,000 से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। लेकिन मूलतः ये 7,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक है, ठीक। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ कृषि का पहली बार व्यापक रूप से शुरुआत होती है। मनुष्य पहली बार यहाँ खेती शुरू करता है। पहली बार मतलब एक व्यापक लेवल पे खेती करना शुरू करता है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाता है कि मनुष्य धान, जौ, गेहूँ जैसी फसलों का उत्पादन करना शुरू कर देता है। धान, जौ, गेहूँ जैसी फसलों का यहाँ उत्पादन करना शुरू कर देते हैं। कहाँ पे? नवपाषाण काल पे। ये एक ऐसा नवपाषाण काल पेज है कि ये हम मध्यपाषाण काल से नवपाषाण काल पढ़े। क्या हुआ? नवपाषाण काल में जो उच्च पूर्वपाषाण काल के बाद जब मध्यपाषाण काल में एंट्री करते हैं, मतलब जाते हैं, तो देखते हैं कि बर्फ आइस में पिघलना चालू हो जाता है। किस कारण? क्लाइमेट में चेंज के कारण। क्लाइमेट में चेंज के कारण जब तक हम नवपाषाण काल तक आते हैं तो पूर्णतः मैदान का विकास हो गया होता है, ठीक है। तो इस समय अब किसान क्या करता है? उनको खेती करना शुरू कर देता है। किसान बोल रहा हूँ, सॉरी, मतलब मानो, ठीक, कृषि करना शुरू कर देता है। और जब ये कृषि करना चालू कर देता है तो धान, गेहूँ, जौ इस सब का उत्पादन करता है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि अब जब कृषि होगा तो पशुपालन की आवश्यकता होगी, क्योंकि फसल को ढोने होने के लिए। तो इस समय देखते हैं मनुष्य जो है पालतू जानवर पालना, पहले से जबकि मध्यपाषाण काल में पाला जा रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही व्यापक लेवल पाला जा रहा है। जैसे गाय, भेड़, बकरी, ये सब भी कृषि के लिए ही पाले जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं पाषाण काल नवपाषाण काल में कि मनुष्य पहिए का आविष्कार कर लिया है। मनुष्य किसी का आविष्कार कर लिया है? पहिए का। हम इस समय देखते हैं कि मनुष्य क्या किया? पहिए का आविष्कार कर लिया। इसके मतलब हमको यहाँ पर इति में नवपाषाण काल के अंतर्गत हमें बैलगाड़ी भी देखने को मिल सकती, मतलब मिलती है, क्योंकि पहिए उस समय तो कोई वाहन तो थी नहीं। तो इसका मतलब वो जो पहिए थे वो बैलगाड़ी में ही प्रयोग हुआ होते होंगे। हमें यही इससे साक्ष्य प्राप्ति होते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ का अस्थायी निवासी के बारे में, अस्थायी निवासी के बारे में, क्या अस्थायी निवासी मतलब अस्थायी जीवन कैसा था? तो यहाँ के लोग गुफा या झोपड़ी की जगह अब क्या किए? यहाँ के लोग मिट्टी और लकड़ी के घर बनाना चालू कर दिए। मतलब पहले मनुष्य जहाँ केव में रहता था वहाँ से मध्यपाषाण काल के अंतर्गत आया कहाँ पे? गुफा और झोपड़ी में। गुफा और झोपड़ी में आया। जब वहाँ से मनुष्य जब गुफा और झोपड़ी से आया, रॉक शेल्टर से आया जब आया, तो अब मनुष्य नवपाषाण काल में क्या बनाता है? मिट्टी के घर बनाता है और क्या लकड़ी के घर बनाना शुरू करता है। लो, ठीक है। अच्छा, पहले जहाँ था जब आइस था तो बर्फ जहाँ जहाँ से पिघलेंगे, मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे भोजन के लिए, ठीक है। तो ये जीवन थे, घुमंतु जीवन था, एक जगह से दूसरी जगह का प्रवास था। मध्यपाषाण काल में हम देखते हैं कि जीवन में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, लेकिन हम पूर्णतः स्टेबिलिटी की बात नहीं करते वहाँ पे। जब हम देखते हैं कि पूर्णतः स्टेबिलिटी का बात है नवपाषाण काल का अंतर्गत। कब? जब हम देखेंगे जब एक मानव कृषि करने लगेगा तो अब एक गांव में रहने का शुरू करेगा, क्योंकि वहाँ पर लोग अब क्या करते हैं? एक समाज के रूप में रहना शुरू करते हैं। एक समाज के रूप में, एक समाज नहीं बोला जाए उसको, एक बोला जाए कैसे? संस्कृति के रूप में लोग एक साथ एक जगह रहना शुरू कर दिया। कहाँ पे? नवपाषाण काल के अंतर्गत मनुष्य क्या किए? एक साथ रहना, मतलब इसको बोलते हैं, हम बोल सकते हैं समाज में ही रहना शुरू लोग कर दिए। अब जो लोग जीवन घुमंतु में काट रहे थे जिंदगी, और वो क्या करते हैं? वो अस्थायी जीवन जीने लगते हैं। वो लोग अब क्या करते हैं? अस्थायी जीवन जीने लगते हैं। जहाँ की जो लोग पहले गुफाओं से रहते वो अब मिट्टी और लकड़ी के घर में रहना चालू कर दिए। जो पहले लोग घुमंतु जीवन काट के अपना भोजन खेती करते थे वो अब कृषि पर शिफ्ट हो गए। और जो लोग घूम के पहले जीवन काट रहते थे वो अब घुमंतु जीवन छोड़कर अस्थायी गांव में बसने लग गए। कहाँ पे? नवपाषाण काल में। अब यहाँ देखते हैं हम कि यहाँ पे कुछ मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। किस चीज का बना हुआ? हाथ का, जिसपे कुछ चित्र भी उपयोग किया गया है। नवपाषाण काल में क्या देखते हैं हम कि हाथ से कुछ बर्तन बने हुए हैं और उसपे क्या हुआ है? कुछ हाथों से अंकन में चित्रण किया हुआ, मतलब चित्र किया हुआ, उस पर कुछ चित्रांकन भी की गई है, ठीक है। अच्छा, ये हुए थे मिट्टी के बर्तन, मतलब हाथ से वहाँ बर्तन बनाए जाते थे। इसका मतलब वहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग हुआ होगा। अब होता है औजारों में, मतलब जो पहले हम देखते हैं कि निम्न, उच्च और निम्न, मध्य और उच्च पूर्वपाषाण काल और मध्यपाषाण काल की बात देखते हैं कि नवपाषाण काल में औजार अब कैसे बनेंगे, क्योंकि यहाँ तो मनुष्य अब कृषि कर रहा है। तो यहाँ आपको मिलेंगे क्या क्या? खुरपी, कुदाल, कुल्हाड़ी, चक्की, मूसल, ये सब का प्रयोग यहाँ करना मनुष्य शुरू कर देगा, ठीक है। जो पहले वहाँ भी आप देखेंगे मध्यपाषाण काल में भी मनुष्य को घिस के एकदम, मतलब पत्थर को घिस के एकदम पतला बनाता,
हड्डी का औजार बनाता है। यहाँ भी मनुष्य पत्थर को घिस घिस कर एकदम धारदार औजार बनाएगा, क्योंकि अभी तक यहाँ भी जो 9% काल है, यहाँ भी क्योंकि मनुष्य जो है मेटल से नहीं अभी तक परिचित हुआ है, तो यहाँ भी वो क्या करेगा, पत्थर को ही घिस कर बनाएगा और हड्डियों को घिस कर बनाएगा। अच्छा, अब यहाँ बात करते हैं कि सामाजिक जीवन कैसा था। हम पहले ही बोल दिए कि यहाँ के लोग गांव में रहना चालू कर दिए, तो इसका मतलब यहाँ के गांव के यहाँ के लोग कैसे थे, अब ग्राम आधारित समाज के अंतर्गत शुरुआत कर दिया। समाज जीवन कैसा, ग्राम आधारित हो गया था। अब गांव में लोग रहना शुरू कर दिए थे, ठीक है। और कैसे रहते थे लोग, समूह बनाकर रहते थे, और ये समूह जो बनाकर रहते थे लोग गाँव में, ये शिकार भी करने जाते थे, सामूहिक शिकार करने जाते थे। कारण क्या था सामूहिक शिकार करने का, कि अगर मान लीजिए कि हम शिकार करने गए, अगर ये लोग शिकार करने गए, कोई व्यक्ति शिकार करने गया और ये अकेले पड़ गए, क्योंकि उस समय तो जो हमारे उपकरण थे उतने तो हाईटेक आज की तरह थे नहीं, और सामने से बाघ आ गए, चाहे कोई भी जानवर आ गई जो, तो उनसे बचने के लिए लोग सामूहिक शिकार करते थे। और इन सब का कार्य विभाजन भी कर दिया गया, मतलब कार्यों का विभाजन पहली बार हमको दिखता है कहाँ पे, 9% काल के अंतर्गत। अब बात हम करते हैं यहाँ के चित्रकला की, ठीक। यहाँ की चित्रकलाओं में देखा जाता है कब यहाँ के गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। अब चित्र कैसे, पहले तो चित्रों को हम इतने यहाँ पे चित्र बनाए जाते थे। अब यहाँ पे चित्रकला में, यहाँ पे चित्रकला कैसे था 9% काल में, यहाँ भी गुफाओं के ऊपर चित्र बनाए जाते थे, ठीक। अब हम बात करते हैं व्यापार का, तो यहाँ पर व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली की यूज की जाती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली की शुरुआत यहीं से की जाती है, कहाँ से, 9% काल से। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है कि अगर आप हमें कोई वस्तु देते हैं, उसके बदले हम आपको कोई वस्तु देंगे, यही है वस्तु विनिमय प्रणाली। अब हम बात करते हैं कुछ स्थल के बारे में आती है, कुछ स्थल के बारे में। जब हम 9% कालीन स्थल को देखते हैं, ठीक है, 9% काल का स्थल के बारे में देखते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि यहाँ एक स्थल का नाम है कोल्डी हवा, यहाँ पे क्या है, कोल्डी हवा, और एक स्थल का नाम है महगढ़वा। महगढ़वा जो कोल्डी हवा है वो भी उत्तर प्रदेश में है, और महगढ़वा है यह भी उत्तर प्रदेश में है। जबकि हमें कोल्डी हवा से बोला जाता है कि चावल का सबसे पहली साक्ष्य खेती का प्रमाण 9% काल में यहीं से प्राप्त हुआ है, कोल्डी हवा से, ये हमको यहाँ से मिलता है। जबकि महगढ़वा में हमको बोला जाता है कि कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। महगढ़वा से भी बोला जाता है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है, लेकिन कोल्डी हवा में खोल दिया जाता है कि कृषि में क्या, तो चावल का, किसका, चावल का, कहाँ से, कोल्डी हवा से। ये सबसे पुरानी, मतलब ये पुरानी 9% काल की स्थल रहा है कोल्डी हवा, ठीक है। और महगढ़वा भी पुराना ही है, ये लगभग कोल्डी हवा और महगढ़वा ये दोनों 7000 BC के आसपास के दोनों स्थल हैं। अब बात करते हैं हम एक मेहरगढ़ का। एक मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, मतलब पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। इसका नाम कौन है, मेहरगढ़, ठीक है। ये भी कृषि का प्रारंभ यहाँ से माना, यहाँ भी देखा जाता है कि कृषि का भी प्रारंभ हुआ था। और यहाँ देखा जाता है कृषि में क्या, तो गेहूं और जौ, जबकि चावल के लिए कोल्डी हवा, तो मेहरगढ़ में क्या है, गेहूं और जौ। और इस समय क्या देखा जाता है कि इस समय का भी जो टाइम पीरियड है वो भी 7000 BC भी है, ये भी 7000 BC है। मतलब हम कह सकते हैं महगढ़वा, कोल्डी हवा और मेहरगढ़, ये तीनों जो है, कोल्डी हवा, ये जो तीनों है ये 7000 BC के आसपास के स्थल है। अब हम बिहार में देखते हैं चिरांद। हम बिहार में एक स्थल को देखते हैं क्या, चिरांद। जो बिहार में एक स्थल देखते हैं चिरांद, इसमें क्या बनता है, हिरण के हड्डियों का बने हुए उपकरण को प्राप्त होते हैं। किस चीज के, हड्डी के, हिरण के हड्डियों से बने हमें प्राप्त होते हैं। जिसमें हम थोड़ा सा चिरांद में, बिहार में एक चिरांद ही नहीं है, बिहार में और भी स्थल हैं, हम थोड़े उस पर एक बार बोल देते हैं आप लोग को। सेनुवार जो चिरांद है वो सारण में है, जो सेनुवार है वो कहाँ पे है, रोहतास में है। सेनुवार है रोहतास में, ये भी कौन है, 9% कालीन ही स्थल है, ये 9% कालीन ही स्थल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं क्या कि हम मनेर जो है, पटना में मनेर है, इसका भी प्राप्ति होता है 9% कालीन स्थल से। वही नहीं, वैशाली में चेचर है, उसका भी प्राप्त होता है। बिहार में चिरंद हुआ सारण से, यही नहीं, सेनुवार हुआ कहाँ से, रोहतास से, मनेर हुआ पटना से, और चेचर हुआ कहाँ से, वैशाली से। और यहाँ से उपकरण कैसे मिलते हैं, हड्डी के बने हुए, क्या चीज के, हिरण के हड्डी के, कहाँ से, चिरंद से मिलते हमको प्रॉपर क्या चीज के, हिरण के हड्डी के। अच्छा,
हम जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, जिसको नाम क्या बोले मेहरगढ़, इसको रोटी का कटोरा भी बोलते हैं। अब एक बात आपको बताना भूल गए कि जो मेहरगढ़ है बलूचिस्तान प्रांत, इसको हम बोलते हैं रोटी का कटोरा, रोटी का टोकरी, या इसको रोटी का टोकरी बोलते हैं हम लोग। रोटी का कटोरा या रोटी का टोकरी, ठीक है। अच्छा, हमें एक 9% का स्थल बना है, इसमें जो नहीं मेंशन है आप लोग मैं बताता हूँ, वो है जम्मू कश्मीर, वो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कश्मीर, उसमें से कश्मीर, ठीक है, जिसमें बुर्ज होम मिला है, जिसमें बुर्ज होम मिला है। ये बुर्ज होम वो है जिसमें लोग गड्ढे बनाकर रहते थे। इसमें गड्ढे, जो आज के डेट में अगर हम बात करें तो आजकल जैसे अंडरग्राउंड मकान से जो होते हैं बनते हैं ना, उसी तरह से ये लोग जमीन के अंदर मकान बनाते थे, जमीन के अंदर, और उसी में करते थे क्या, बुर्ज होम। ठीक, हम अभी तक बात के लिए महागढ़वा का, कोल्डियावा का, चिरांद का, ठीक है। अब बुर्ज होम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। और यहीं पर एक चीज और देखते हैं कि यहीं पर कुत्ते को दफनाने का प्रमाण भी मिलता है, कुत्ते को दफनाने का प्रमाण भी मिलता है। कहाँ से, बुर्ज होम से, बुर्ज होम से क्या मिलता है, कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिलता है। ठीक ठीक, अच्छा, हम एक और बात बताते हैं, ठीक। और ये जो नौपसंतकालीन, नौपसंतकाल का युग है, यहाँ जो भी आवास बनते थे ना, वो आयताकार या गोलाकार बनते थे। ये जो मकान बनते थे कैसा, आयताकार और गोलाकार मकान, इस टाइप का बनते थे। यहाँ पे ये थे मकान गोलाकार, और ये आयताकार भी मकान थे। मकान दो तरह का बनते थे, ठीक, एक गोलाकार और एक आयताकार, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं पहली बार नौपसंतकाल में ही, नौपसंतकाल में एक चीज और देखते हैं क्या, यहाँ पे वस्त्र, मनुष्य वस्त्र और आभूषण दोनों पहनने का प्रणाली यही विकसित कर लेता है। कहाँ पे, नौपसंतकालीन स्थल पे। नौपसंत काल में ही मनुष्य को देखा जाता है कि मनुष्य क्या चीज विकसित करता है, आभूषण पहनना और वस्त्र को पहनना। मतलब इस प्रणाली को विकसित नौपसंत काल में ही मनुष्य कर लेता है। अब हम बात करते हैं इसमें उपकरण के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पे उपकरण के बारे में, यहाँ पे उपकरण कैसे कैसे मिल सकते हैं। यहाँ पे जब हम उपकरण की बात करते हैं तो हम देखते हैं घिसी हुई पत्थर की कुल्हाड़ी मिलती है, घिसी हुई पत्थर की कुल्हाड़ी मिलती है, जो काम किसी में आता था, खेत, मतलब खेत को जोतने, घर बनाने में, पेड़ काटने में घिसी हुई पत्थर की कुल्हाड़ी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर चक्की मिलती है, वही अनाज को पीसने के लिए। मूसली और ढेका मिलता है, मूसली और ढेकी या ढेका, ये होता है किसी अनाज को कूटने के लिए। ये कहाँ पे है, नौपसंत कालीन ही है। सारे स्थल ये जितने उपकरण क्या है, नौपसंत काल के स्थल उपकरण है। खुरपी और हल, ये पहले भी हम बोला कि यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि कृषि हो रही है। मिट्टी के बर्तन, ठीक, किस के, पानी के लिए रखने के लिए, अनाज को संग्रह करने के लिए, खाद्य पदार्थ को संग्रह करने के लिए मिट्टी के बर्तन का निर्माण होता है। अच्छा, यहाँ पे जो औजार बने हम पहले भी बोले थे, पत्थर एकदम पतले बनते थे पत्थर के, और हड्डी और सिंके भी यहाँ पर औजार हमको दिखाई पड़ते हैं, जो काम किस में आते हैं, सुई बनाने में, वही सुई कपड़ा सीने वाले, ठीक, मछली पकड़ने में के कांटे, ठीक है, मछली पकड़ने के, ठीक है, और छोटे औजार बनाने में, छोटे औजार बनाने में। अब हम बात करते हैं पत्थर की छुरियां और चाकू होते थे, ये कि शिकार काटने, शिकार को, जो भी शिकार है और भोजन को तैयार करने में। अगर हम कोई भी, अगर मानिए कोई भी पदार्थ है, उसको भोजन को काटने लगे होते हैं चाकू के या छुरिया का, वो किस के बनते हैं, पत्थर के। अब यहाँ क्या एक चीज आता है, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी की, आधुनिक युग के आधार पे, कि मतलब यहाँ पर हम नौपसंत काल में देखते हैं कि लोग यहाँ भाले का बना चुके थे और बर्छी बना चुके थे। मतलब क्या था, पहले जो मानव जानवर के पास जाकर शिकार करता था, अब उसको चला के मारने का आविष्कार कर दिया, मतलब तीर और भाले का आविष्कार कर लिया मानव यहाँ पे, ठीक है। और शिकार और आत्मरक्षा के लिए इसका प्रयोग करता था। और देखते हैं यहाँ पे चित्रकारी उपकरण में देखते हैं कि गुफा की दीवारों पर चित्र बने हुए में प्राप्त होते हैं। गुफा के दीवारों पर हमको क्या मिलते हैं, चित्र बनते हैं। मतलब ये सारे क्या थे, यहाँ के उपकरण थे, चित्रकारी उपकरण से क्या बनते थे, चित्र बनाए जाते थे। मतलब अब यहाँ चित्र बनाने के लिए भी उपकरण का प्रयोग कर लिया गया था। अब हम आगे चलते हुए देखते हैं क्या कुछ और स्थल है, किसका, इसी का, जहां से हमें कुछ की प्राप्ति हुई है। मागढ़वा है उत्तर प्रदेश में, मागढ़वा है उत्तर प्रदेश में, जहां हमें चक्की, कुल्हाड़ी,
मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, ठीक। जबकि वही हम चिरान में देखते हैं तो हमें हड्डी का औजार प्राप्त हुए हैं, और वही बुर्ज होम में देखते हैं तब पत्थर के मकानों शिकार के औजार प्राप्त हुए हैं। मतलब बुर्ज होम में शिकार का औजार का मतलब होगा शिकार करने वाले औजार, जैसे भाला, तीर, इन सब के यहाँ से क्या मिला, बुर्ज होम से, ठीक। जबकि हम वही कोल्डी हवा से देखते हैं तो कृषि उपकरण के साथ मिलते हैं। एक कोल्डी हवा में क्या होता है, सर्वप्रथम यहाँ से हो रहा है चावल की खेती हो रही है, चावल का प्राचीनतम तक मिले, मतलब यहाँ भी कृषि उपकरण मिलेंगे। धान से जुड़े हुए मतलब धान की कृषि करने में, मतलब धान की खेती करने में जो औजार की आवश्यकता पड़ती है, देखते हैं कि यहाँ कोल्डी हवा में आपको प्राप्ति होती है। मतलब ये सारे स्थल वो स्थल है जहाँ से कुछ ना कुछ चीज की प्राप्ति होती है। माँ गढ़वा सब में बात कर लिए चक्की का, मतलब चक्की वो आटा पीसने वाला, कुल्हाड़ी लकड़ी उकड़ी काटने के लिए, मिट्टी के बर्तन भोजन को संग्रहण करने के लिए, चिरन में देखते हैं हम लोग बिहार में, चिरान देख कहाँ पे, बिहार में चिरन लिखा हुआ है, चिरान बिहार में, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि हड्डी का औजार बना हुआ है, क्या चीज का, हड्डी का। जबकि ये हम बुर्ज होम में जब देखते हैं, ये जम्मू कश्मीर में, जहाँ देखते हैं कि पत्थर का मकान है, पत्थर का मकान है, और इसमें क्या देखते हैं, शिकार का औजार भी रखे हुए शिकार करने के लिए। और वहीं जब हम कोल्डी हवा की तरफ बढ़ते हैं तो कोल्डी हवा में क्या देख रहे हैं हम, कोल्डी हवा में हम देख रहे हैं क्या, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में, यहाँ देख रहे हैं कृषि के लिए उपकरण मिल रहे, क्योंकि हमको भी पता है कि चावल का हम भी कुछ देर पहले पढ़े कैसे चावल का प्राचीनतम तक प्राप्त हुए हैं, और धान से भी जुड़े औजार मिले, क्योंकि ये चावल की खेती हो ही रही है तो धान ही तो होंगे ना खेती के रूप में। फिर हम आगे चलते हैं तो एक बात बस लास्ट है, खत्म हो जाएगी। यहाँ एक बात होती है, लास्ट नोट है, नवपाषाण काल का अंत के साथ ही धातु युग का शुरुआत होता है। अगर हम बात ये करते हैं कि नवपाषाण काल, हम कब की बात कर रहे हैं, 3000 BC की बात कर रहे हैं, 3000 BC की बात कर रहे हैं, तो यहीं पर नवपाषाण का अंत होता है, और धातु युग की शुरुआत, मतलब कॉपर या ब्रॉन्ज एज की शुरुआत के साथ नवपाषाण काल का अंत होता है। तो मैंने जो भी आपको आज बताया आप उसको एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक। ये एकदम जितना मैंने बताया ये पूर्णतः एग्जामिनेशन के लिए परिपूर्ण है, पूर्णतः परिपूर्ण है ये। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आपको कुछ स्थल मिल जाएंगे जो आप कहीं ना कहीं से, आप ऐसे भी थोड़ी सी बुक अगर पढ़ते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं से वो चीज़, 2-4 चीज़ आपको मिल ही जाएंगी। कुछ अगर अच्छे ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे आप जैसे, तो वो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ, वहाँ से सारे स्थल के नाम कुछ मिल ही जाएंगे। बट जितना आपको चाहिए था उतना लगभग मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आप सबको थैंक यू।